दूसरों को समझाने से पहले खुद समझना ज़रूरी है कि हमारे देश में कुछ भी हो सकता है। तो वही चीज़ मैंने वहाँ दिखाई एक दूसरे फॉर्मेट में कि लोगों को कोई परवाह नहीं क्या हो रहा है। लोग कह रहे हैं इससे मैं क्या मज़े कर सकता हूँ। मेरे लिए क्या बोलते हैं, आई एस्पायर टू बी टीटू मामा वन डे। तो क्या है बेटा, ये अभी इंटरव्यू चल रहा है और अभी देख रहा हूँ मैं, और मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि पंखा नहीं चल रहा, आपको बहुत पसीना आ रहा है, मैं देख रहा हूँ यहाँ। हमारे दिल्ली स्लैंग बोलते हैं, यहाँ भी हक देता था मैं। हाय, दिस इज भुवन बाम एंड यू आर वाचिंग बॉलीवुड नाउ विद आशीष तिवारी। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आशीष और आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो थोड़े हटके हैं। आपने हमेशा वो शर्मा जी के बेटे की कहानी सुनी होगी जिससे आपके पापा आपको कंपेयर करते हैं। तो आज हमारे साथ शर्मा जी के बेटे नहीं हैं, लेकिन वो टैलेंटेड बच्चा है जो बचपन से इस उधेड़-बुन में रहता है कि वो करे तो क्या करे, और बाद में फिर अपने टैलेंट को, अपने पैशन को वो फॉलो करता है। लेकिन खुद उसके पेरेंट्स इस चीज़ पे मतलब पता नहीं बिलीव करते हैं कि नहीं, और रिश्तेदार तो करते ही नहीं है। लेकिन जब वो सक्सेसफुल हो जाता है तो हर तरफ सिर्फ उसका ढिंढोरा बजता है। अब मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ आप समझ गए होंगे, जिनका ढिंढोरा पूरी दुनिया में बज रहा है। द वन एंड ओनली, द सोशल मीडिया सुपरस्टार, द डिजिटल स्टार भुवन बाम। कैसे हैं सर? मैं ठीक हूँ, बड़ा ही महंगा इंट्रोडक्शन। कैसे हो आप? बढ़िया भाई। ढिंढोरा तो बज रहा है, और मतलब जब भी आप कोई वीडियो डालते हो वो अलग लेवल पे जाता है, लेकिन इस बार आपने खुद एक नई कहानी बनाई, एक नई तरह की स्टोरी टेलिंग थी। कितना आप उसके लिए एक्साइटेड थे, और जब अब हर कोई उसको पसंद कर रहा है, उसको कैसा आपको फील हो रहा है? यार बहुत बहुत मज़ेदार, अभी तो बहुत मज़ेदार फील हो रहा है जिस दिन, लेकिन जब हम शूट कर रहे थे इसको तो याद आ गया था सब कुछ, सब मतलब बहुत मुश्किल शूट है यार ये। मतलब अभी हम बैठ के टीवी पे देखते तो लगता है अरे यार ये तो देखने में कितना, क्योंकि जनता के लिए वो एक सीन निकल गया ना बस, पर एक एक सीन, एक छोटा सा सीन 20 सेकंड शूट करने के लिए 7-7 घंटे लग रहे हैं। तो वो अभी सोचता हूँ तो लगता है कि उस हिसाब से शो बहुत लकी हूँ मैं कि ऐसा शो बना पाए हम लोग। और आपके अलावा मतलब क्योंकि आपका पैशन है, आपकी सोच है, तो आपको तो पता था किस तरीके से वो एग्जीक्यूट होगा और कैसे निकल के आएगा। जी। टीम के मेंबर्स को समझ में आ रहा था कि किस तरीके से शूट हो रहा है, क्या निकल के आएगा? जो हमारी कोर टीम है उनको समझ आ रहा था, उनको पता था, ऑन पेपर था सब कुछ कि ये ऐसा 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 होने वाला है। पर जैसे फॉर एग्जांपल कॉस्ट्यूम टीम है, मेकअप टीम है, तो मेकअप टीम मुझसे जैसे हमने 41 डेज शूट किया है टोटल, तो मेकअप टीम ने मुझे 28वें 30वें दिन पूछा। उनको 30वें दिन तक नहीं पता था कि हम क्या शूट कर रहे हैं, एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं। क्योंकि एक ही एक्टर था सेट पे, मैं जाता था, डायलॉग बोल के वापस आता था, फिर चेंज करके फिर जाता था, फिर डायलॉग बोल के वापस आता था। तो वो पूछते थे मुझसे कि ये क्या है, ये हम क्या शूट कर रहे हैं, ये क्या आने वाला है, ये व्हाट इज़ दिस। तो मैंने कहा अभी ट्रेलर आने तक रुक जाओ, ट्रेलर तक पता नहीं है। तो सबने वो 1-1.5 साल बाद जब ट्रेलर देखा तो उनके कॉल आने शुरू हुए कि अरे बाप रे ये शूट कर रहे थे हम लोग। बट सबके लिए, इंक्लूडिंग मी, सबके लिए ये एक पहला प्रोजेक्ट था, वन ऑफ इट्स काइंड। और जब हर तरफ से उसको प्यार मिल रहा है, वो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, अच्छा लग रहा है आपको? हाँ, सेटिस्फेक्शन है, अच्छा है कि लोगों को पसंद आ रहा है। पर अभी भी जहाँ तक ज़्यादा लोगों तक पहुँचने का सवाल है, 130 करोड़ से ज़्यादा आबादी है हमारी, और अभी तक 200 मिलियन लोगों ने देखा है केवल। तो मतलब कितना कितना बड़ा एरिया अभी कवर करना बाकी है। तो देखते हैं धीरे धीरे शायद और लोगों तक पहुँच जाए शो। पहले आपके बीबी के वाइन्स वाले वीडियोस आते थे, इस बार ये पूरा एक सीरीज़ बना, एक पूरी अलग तरीके का नरेशन था। क्या एक्साइट किया आपको? क्यों इसको अलग लेवल पे ले जाने का सोचा आपने? वो इसलिए सोचा क्योंकि 170 वीडियोस मैं बना चुका हूँ उस कमरे के अंदर, और हमेशा से ड्रीम था कि जब कैरेक्टर सारे इस्टेब्लिश हो जाए, लोग वाकिफ़ हो जाए उन कैरेक्टर से, तो इन कैरेक्टर्स को इस कमरे से बाहर ले जाऊँगा और तब लोगों को बताऊँगा कि अच्छा हम ये भी कर सकते हैं। तब तक पूरा इस्टेब्लिश कर दिया, लोगों को एकदम फुल पार्ट करा दिया कि हाँ ये ऐसा है टीटू मामा, ऐसा है समीर, ऐसा है बनछोड़ दास। तो अब उनको बाहर ले जाने का मोटिव था, उसके लिए ढिंडोरा इज़ द फर्स्ट स्टेप। और बस। कैसे कर लेते हो एक साथ इतने सारे कैरेक्टर्स? मतलब मैं बहुत सालों से ये पूछना चाह रहा था। आदत होगी ना, मतलब जब शुरू किया था तो टफ था,
कि कैसे वो कैरेक्टर को कैसे समझूं, क्योंकि दूसरों को समझाने से पहले खुद समझना ज़रूरी है कि क्या ये कैरेक्टर आप कर सकते हो इन द लॉन्गर रन। क्या आप ये अभी ऐसा नहीं है कि ये अभी कर लिया फिर आगे मुश्किल हो रही है। अगर आगे भी कर पाओगे तो बताओ, अभी कर सकते हो तो बताओ। तो वो एक कांस्टेंट फाइट रहता है खुद के साथ कि क्या कर सकते हो या नहीं कर सकते। जब आपको लगता है कि हाँ ये कैरेक्टर सही है, जनता को शायद पसंद आएगा, तो उसको आगे लेके जाओ। एंड इट्स ऑल प्रैक्टिस। और अब तो टीम बड़ी थी, हर चीज़ था, मतलब रिसोर्सेज थे, लेकिन पहले जब खुद से शुरू किया था वो स्विच ऑन स्विच ऑफ मोड जो होता है, एक कैरेक्टर से दूसरे में जाना बड़ा मुश्किल रहा होगा, तो उस समय कैसे करते थे? बहुत उस समय जब घर पे शूट करता था तो क्योंकि अकेला शूट करता था, तो अगर कुछ ऊपर नीचे भी हो जाए तो किसी को क्या ही पता है, सिर्फ मेरे पास है वो राज। पर इधर तो कितने सारे लोग हैं, तो यहाँ भी करता था मैं। यहाँ भी जैसे हमारे उसमें बोलते हैं, हमारे दिल्ली स्लैंग में बोलते हैं, यहाँ भी हक देता था मैं। सेट पे कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ फंबल हो गया, कभी कभी क्या हुआ, कभी कभी उस लूप में फंस गए, क्योंकि 41 डेज शूट किया है, रोज़ 16 घंटे, रोज़ 16 घंटे, मतलब नींद चली गई है। सेट पे आता था बिना नींद के। तो जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते थे, मेकअप टीम आंखों के नीचे लगाती जा रही है कि सर ये ब्लैक होता जा रहा है, ब्लैक होता जा रहा है, सो क्यों नहीं रहे, सो क्यों नहीं रहे। मैं नींद ही नहीं आ रही मुझे। तो वो मुझसे पूछते थे कि अभी क्या, अभी क्या। तो मैं कहता था कि अभी रुक जाओ, अभी कैरेक्टर करने दो। स्विच ऑन की बात तो ऐसी हो जाती है कि कभी कभी अब रात को लेट शूट ख़त्म किया है, अगले दिन सुबह का अर्ली कॉल है, तो अब जा रहे हो तो आप उसी कल के ही हैंगओवर में हो, कल के हैंगओवर में, तो आपको अगर कुछ करना है तो आवाज़ ही नहीं निकल रही वो वाली, आप अभी भी फंसे हुए उसमें। तो फिर वो स्विच ऑन स्विच ऑफ करना इनिशियली थोड़ा टफ होता है, बट अब क्योंकि अब समझ आ गया है कि कैसे करना है, क्या करना है, तो ईजी हो जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है क्योंकि इतना प्यार मिल रहा है और इतने बड़े मतलब फ़ैन फॉलोइंग बढ़ गई है। मेरे ख्याल से आप उन बिरले यूट्यूब स्टार या ये कहें कि सोशल मीडिया सेंसेशन में हो जिसकी मतलब इतनी ज़बरदस्त फ़ैन फॉलोइंग है और जिसको लोग फॉलो करते हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो प्रेशर भी कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। हाँ, प्रेशर नहीं कहूँगा, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब कितने सारे लोग देख रहे हैं, कितने सारे लोग कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो हाँ, वो एक्सपेक्टेशंस पे हर बार तो नहीं, सॉरी, मैं उतर पाऊँगा, बट आई ट्राई माई बेस्ट हमेशा कि अपनी तरफ से तो पूरा ही 100% देना ही चाहिए। और बड़े ऑफर्स भी आ रहे होंगे अभी तो, अब इतना ओटीटी और फिल्म्स में भी जिस तरीके से हम लोग ने मतलब बढ़ा है, हमारा दायरा बढ़ा है, इवन दर्शकों की जो सोच है वो बढ़ी है। ऐसा नहीं है कि अब वो स्टार वाला सिस्टम है, पहले जैसे होता था कि एक फिल्म को चलाने के लिए स्टार चाहिए। आपके लिए कैसे ऑफर्स आते हैं और क्या आपको किस तरीके के प्रोजेक्ट में आपके फैंस देख पाएंगे? अभी ऑफर्स तो आते हैं, सब जगह से आते हैं, पर अभी मना करना पड़ता है सबको। वो इसीलिए नहीं क्योंकि करने का मन नहीं है, करने का बहुत मन है, पर अभी अगले 2 साल तक बिल्कुल समय नहीं है, क्योंकि अपनी प्लेट में ही बहुत कुछ है। तो वो पहले फिनिश हो जाए, फिर उसके बाद करेंगे पक्का। बट अभी के लिए तो सच्ची में अभी 2 साल तक कुछ है ही नहीं अपने पास, स्कोप ही नहीं है उसको, चीज़ को, किसी और को कमिटमेंट देने का। और बाकी जहाँ तक आने वाले प्रोजेक्ट्स का सवाल है, उसमें तो हैं काफ़ी चीज़ें अभी पाइपलाइन में, पर बहुत दूर की नहीं है, अगले साल फर्स्ट हाफ तक की है। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट वाला हिसाब है कि पहले हो जाए, फिर उसके बाद बात करेंगे। और कभी ऐसा हुआ है कि किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस ने या प्रोड्यूसर ने कुछ ऑफर किया हो और आप, क्योंकि ऑब्वियसली इतना बिजी स्केड्यूल है, मना कर दिया हो, वो थोड़ा सा बुरा मान गया हो? नहीं, मना करना आना चाहिए। आप किस तरह मना करते हो उस पर भी मैटर करता है। मतलब अगर आप बोल दोगे कि नहीं मैं नहीं कर सकता, तो वो थोड़ा रूड है। अगर आप समझाओगे, और मेरी आदत है कि मैं हर चीज़ को समझाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगले को ऐसा नहीं लगना चाहिए, अगले को वैसा नहीं लगेगा। बहुत सोचता हूँ, ओवर थिंक करता हूँ, तो मैं नेचुरली समझा देता हूँ कि मैं क्यों नहीं कर सकता ऐसा। तो और वो भी अच्छे से समझ जाते हैं। तो हाँ, मतलब बात अपनी रख दी मैंने, वो बहुत अच्छी बात है। आपके इतने सारे जो कैरेक्टर्स आप करते हो, सबसे दिल फेवरेट कौन सा है, दिल के जो करीब है? दिल के करीब टीटू मामा ही हैं। टीटू मामा ही ऐसे कैरेक्टर हैं, क्योंकि वो मेरे लिए क्या बोलते हैं, आई एस्पायर टू बी टीटू मामा वन डे, क्योंकि वो ऑन द फेस हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, किसी को कुछ भी बोल सकते हैं और निकल सकते हैं वहाँ से। ही कैन से एनीथिंग एंड गेट अवे विद इट। तो वो क्वालिटी चाहता हूँ मैं कभी मेरी में ऐसी ट्रेट आए, क्योंकि मैं काफ़ी बबलू जी टाइप आदमी हूँ, बहुत रिजर्व्ड, एकदम चुप वैसा वाला। संभल कर थोड़ा। हाँ, पर संभल कर थोड़ा, पर बनना चाहता हूँ मैं टीटू मामा जैसा। अगर आपके मन में कुछ अभी हो और मुझसे वो टीटू मामा के स्टाइल में आप बोलना चाहें तो क्या बोलेंगे?
क्योंकि अभी तो बबलू जी चल रहा है। हाँ अभी बबलू जी चल रहा है, बबलू जी वाले फेज रहता है। तो क्या है बेटा, ये अभी इंटरव्यू चल रहा है और अभी देख रहा हूँ मैं, और मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि पंखा नहीं चल रहा, आपको बहुत पसीना आ रहा है मैं देख रहा हूँ यहाँ से पर ऐसी है, अभी अगली बार करेंगे तो आप इस तरफ बैठना क्योंकि मेरे सीधा हवा लग रही है इधर आप बैठेंगे तो आपको लगेगी। नहीं नहीं, ये आपके पर्सनालिटी गर्मी है ये जिसकी वजह से हम भी उस तापमान में घुस गए। थैंक यू। भाई क्योंकि इतने टैलेंटेड हो आप, सिंगिंग में भी मैंने देखा है, आपका लाइव भी परफॉर्मेंस देखा है, इतनी ज़बरदस्त आपकी सिंगिंग भी थी, और मैं कहीं पढ़ रहा था कि पहले आप सिंगर ही बनना चाहते थे, फिर इस तरफ झुकाव बढ़ा। कभी फिर से कुछ अच्छा प्रोजेक्ट मिले तो आपको एज अ सिंगर हम कुछ देख सकते हैं? हाँ मतलब मैंने एक चीज़ समझ ली है कि अब किसी चीज़ का वेट नहीं कर सकते आप, कि आप किसी को नहीं कह सकते कि अभी वो आएगा तभी होगा या वो काम मिलेगा तभी होगा। अभी क्या है, अभी हमारी, जैसे मैंने बोला कि हमारी प्लेट में अभी बहुत कुछ है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं अगली कोई सीरीज़ करता हूँ तो क्योंकि मेरे अंदर म्यूज़िक है तो मैं उस सीरीज़ में म्यूज़िक डालूंगा। मेरे इतने पुराने, मेरे 35-40 गाने हैं जो किसी ने नहीं सुने अभी तक, वो मैंने ही नहीं सुने अभी तक, क्योंकि 5 साल 4 साल पुराने लिखे हुए हैं वो, और वो रखे हुए हैं अभी, वो निकाल के किसी स्टोरी में फिट हो रहा है, कुछ ऐसे हो रहा है, क्योंकि अब अपना प्रोडक्शन हाउस है, हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं, हम नया टैलेंट लेके आना चाहते हैं, हम नए आइडियाज़ लेके आना चाहते हैं, तो एक ऐसा विज़न है, तो उस विज़न में हमारे कितने गाने जो फिट हो सकते हैं, तो ऐसा आइडिया है कि अपने ही गाने अपने ही सर्कल में अपने ही प्रोजेक्ट्स में करते रहेंगे। जैसे ढिंडोरा में 4 गाने हैं, एक टाइटल ट्रैक आपने सुन लिया है, एक गाना अगले हफ्ते आने वाला है, वो मैंने रेखा भारद्वाज जी के साथ गाया, और बहुत ही मतलब 4 साल पहले लिखा था वो गाना, और वो ऑलरेडी मैं परफॉर्म कर चुका हूँ उधर यूट्यूब फेस्ट में। यूट्यूब फेस्ट पे नहीं, इट इज़ ऑन यूट्यूब, वो वीडियो यूट्यूब पे है, वो कहीं है पड़ी हुई वीडियो, पर तब बोला था मैंने, तब ढिंडोरा सोच में भी नहीं था, तब मैंने ऐसी स्टेज पे बोल दिया था कि ये गाना आने वाला है अगले साल फिल्म में। क्या बोलें, अब गाना शुरू होने से पहले कुछ तो बोलना होता है तो मैंने वो नर्वसनेस में बोल दिया बस। बट एनीवे 4 गाने हैं, एक गाना लास्ट एपिसोड में, तो जो गाने का मेरा वो है, पैशन है, जो म्यूज़िक के लिए जितना प्यार है, वो सब ढिंडोरा में भी, बीजीएम में भी आपने सुना है, बैकग्राउंड म्यूज़िक पे भी बहुत काम किया हमने, और हाँ मतलब सही है, मज़ेदार। गुस्ताखी माफ हो, लेकिन भाई अगर 1-2 लाइन अगर गुनगुना पाए वो जो गाना आने वाला है। यार वो नहीं, मैं सुना ही नहीं सकता, वो मैं चाहता हूँ कि जनता एक बार डायरेक्ट वहाँ सुने, और फिर क्योंकि अभी जब तक अपलोड नहीं हो जाता वो चीज़, तब तक मेरे को सख्त नहीं है कि ऐसा कुछ गाओ। जो गाना आ गया, अच्छा वो अगर आपको गुनगुनाना तो? वो तो कैलाश जी की आवाज़ में है, पर कल जो था खच्चर बन गया घोड़ा, देखो देखो दौड़ा भगम भगोड़ा, गुलक पे खींच के मारो हथौड़ा, नीट चलेगी रहने दो सोड़ा, इस दुनिया में प्रा चड्डी या चड्डा, बस तार पे है टंगना, गर्मी विच सुखना, ढिंडोरा ढिंडोरा ढिंडोरा, ऐसा कैसा लगता है, मतलब आप वो ट्रेंड सेटर के तौर पे देखे जाओगे कि मतलब अब गली गली, छोटे मोहल्लों में, छोटे शहरों में इंडिया के लोगों को पता है कि यूट्यूब से कैसे एक अपनी क्रिएटिविटी निकाली जा सकती है, उसके अलावा पैसे भी कमाए जा सकते हैं, घर भी चलाया जा सकता है? हाँ हो सकता है, अभी तो आज की तारीख में सब पॉसिबल है, आप घर बैठे बैठे 100 लोग बता देंगे आपको घर बैठ के कैसे पैसे कमाने हैं। यूट्यूब पे आप ये सड़क से नीचे निकल जाएं तो हर घर में एक यूट्यूबर होंगे, एक व्लॉगर तो होंगे ही होंगे, तो सबको पता है तरीका कैसे करना है, क्या करना है, अब बस यही है, इट इज़ वेरी इजी। लेकिन ये आप खास बात यह है कि शुरुआती जो ट्रेंड सेटर जैसे मैं बोल रहा हूँ उनमें आप हैं, और क्योंकि अगर आपकी वो सक्सेस स्टोरी नहीं रहती तो शायद उतने लोग इंस्पायर नहीं होते। इस चीज़ को कैसे देखते हो? यार मैं आई एम वेरी ग्लैड, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैंने शुरू किया था तो मेरे सामने भी इंस्पिरेशंस थे, मैं भी TVF AIB देखता था, तो मुझे लगता था यार काश इनके जैसा बनूँ मैं। लेकिन उनकी पूरी टीम थी, आप इंडिविजुअल? पर टीम थी उनकी, और मेरे को पता नहीं था उस टाइम की टीम कैसे बनाए, क्योंकि पता ही नहीं है ना, ये करियर ऑप्शन भी होता है, और मज़े मज़े के लिए टीम इकट्ठी करो, ये करो, माथा कपची करो, तो एज अ हॉबी इट वॉजंट क्या बोलते हैं एफिशिएंट नहीं था वो ऐसा था कि इसमें तो खर्चा हो सकता है बहुत, तो मैंने खुद के दिमाग में जोक है, एक जोक बना के डाल देते हैं, देखते हैं क्या होता है,
और फिर धीरे धीरे लगा कि क्यों ना कैरेक्टर्स बनाऊँ, क्योंकि कैरेक्टर्स कोई कर नहीं रहा है और हिंदी कोई नहीं कर रहा है। वो भी बनाते थे तो इंग्लिश, मोस्टली इंग्लिश ओरिएंटेड होता था। तो किया, वो शुरू किया, बस हो गया। तो आई शेयर टाइमिंग, मैं टाइमिंग को बहुत क्रेडिट देता हूँ इसमें, कि वो टाइमिंग ऐसा था कि उस टाइम पे कोई नहीं था और मैंने किया। तब जियो भी नहीं था, लेकिन जियो भी नहीं था, तो एवरीवन हैड टू फाइंड यू, एवरीवन हैड टू, सबको प्रीपेड रिचार्ज कराना पड़ता था। और अगर मैं प्रीपेड रिचार्ज करा रहा हूँ तो मेरे पास एक फिक्स्ड डेटा है। अब वो डेटा को मैं इसकी वीडियो देखने में खर्चूँ कि नहीं खर्चूँ, वो लोगों ने जो खर्चा, उसके लिए भी मैं लकी रहा बहुत। तो बस ये मैं लक को भी देता हूँ क्रेडिट, कि कहीं सही चीज़ पे सही टाइम पे सही चीज़ करना बहुत मैटर करता है। आप खुद बहुत सारी चीज़ें लिखते हो, आपकी पूरी कहानी आप खुद ही उस पर काम करते हो। जब कैरेक्टर्स लिखते हो या उनकी कहानी या उनकी कैसी स्टोरी टेलिंग होगी, किन चीज़ों पे ध्यान रखते हो आप? मैं ध्यान रखता हूँ कि ये कहानी ये कैरेक्टर या ये कहानी या जो कैरेक्टर बात भी कर रहा है, ये ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो जनता ने जी हो, क्योंकि मैं लिखता वही हूँ जो मैं जी चुका हूँ। अगर मैंने वो एक्सपीरियंस ही नहीं किया है तो वो डायलॉग्स में भी फेक लगेगा, वो ऐसा लगेगा कि मेडअप किया हुआ है, बनाया हुआ है। पर अगर आपने वही स्थिति जी है, एपिसोड 2 अगर आपने देखा है ढिंडोरा का, तो एपिसोड 2 के अंदर आप देख सकते हैं कि बबलू जी का एक्सीडेंट होता है, वो सड़क पे हैं और आसपास सारे इकट्ठे होकर वीडियो बना रहे हैं, कोई एम्बुलेंस को कॉल नहीं कर रहा है। तो ये देख चुका हूँ, मैं अपने आसपास देख चुका हूँ। मैं उस दिन मम्मी आई घर पे, ऑफिस जाती थी वो, तो घर आई और हंस रही थी बहुत। तो मैं क्या हुआ, तो कहती हैं कि हाईवे पे एक ट्रक पलटा हुआ था, ड्राइवर फुटपाथ पे बैठा हुआ है, कोई खरोच नहीं है उसको, वो ट्रक था बियर का ट्रक, तो सारी बियर ज़मीन पे गिरी हुई थी। मैंने कहा फिर लोग क्या कर रहे थे, कह रही बियर पी रहे थे। सारे लोग वहाँ इकट्ठा होकर बियर पी रहे थे ट्रक के बगल में। कितना फ़नी है, कितना गलत है, कितना फ़नी है, लेकिन हमारे देश में कुछ भी हो सकता है। तो वही चीज़ मैंने वहाँ दिखाई एक दूसरे फॉर्मेट में, कि लोगों को कोई परवाह नहीं है क्या हो रहा है, लोग कह रहे हैं इससे मैं क्या मज़े कर सकता हूँ, वो बताओ। और यही होता है। तो ये सारी इंस्टेंसेस हैं, पूरा ढिंडोरा का एक एक डायलॉग मैं जी चुका हूँ और वो सब मैंने उसके अंदर दिखाया है। तो यही है, आप अपनी पर्सनल लाइफ को कैसे पेन डाउन करते हो, ये भी चॉइस है आपकी, कि अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ दिखाना चाहते हो। मैं तो चाहता हूँ कि मैं अपनी, जो मैं जिया हूँ, जो मैंने सीखा है अपनी जर्नी के दौरान, वो मैं चाहता हूँ कि लोग समझें और देखें। भुवन रियल में कैसे है? मतलब हर कोई आपके वीडियोस के थ्रू आपको जानता है, बड़े मतलब वैसे लगते हैं कि एनर्जी से भरे हुए, फनी, ह्यूमरस, विटी। रियल में कैसे हैं? रियल में मैं लंबा हूँ। कई लोग मुझे मिलते हैं, बोलते हैं कि भाई अब तो बहुत लंबे हैं। तो मैंने कहा हाँ मैं लंबा हूँ। तो कह रहा वीडियो में लगते नहीं। तो मैंने कहा वो इसलिए ना, क्योंकि मैं ऐसे शूट करता हूँ ना, तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो ऐसा, और वो फिर ऐसा होता है। तो आपने यहीं तक देखा है, और ढिंडोरा में पहली बार टांगे दिख रही हैं, तो लोग वैसे भी कह रहे हैं कि यार ये तो बड़ा लंबा है। तो हाँ, एक तो चीज़ है मैं लंबा हूँ। दूसरी चीज़ है कि हाँ, मैं एनर्जी बहुत करता हूँ प्रिजर्व, क्योंकि दिन में कहीं भी यूज़ हो सकती है। तो मैं हमेशा धीमी शुरुआत करता हूँ, हमेशा मैं नॉर्मल, यही मेरा पेस रहता है। थोड़ा हल्का बोलो, धीरे बोलो, इसको प्रिजर्व करो, इसी का काम है लाइफ में। तो बस शांत। अल्टीमेट गोल क्या है? किस तरीके से मतलब आप देखते हो अपने आप? अल्टीमेट गोल ऐसा है कि अगर 10 साल बाद रहा, तो अगर मैं 10 साल बाद अगर मैं मुड़ के देखूं पीछे, तो आज जो मैं काम कर रहा हूँ उस पर प्राउड होना चाहिए। बस ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार वो क्यों किया, ऐसा क्यों किया। कुछ रिग्रेट लाइफ में, इतना बड़ा रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि वो तब ये कर देता, तब शायद ये कर देता तो ये हो जाता। वो तब के चक्कर में गलत हो जाता सीन। तो बस यही है, पीस ऑफ माइंड चाहिए। उतना ही काम करूँगा जितना बॉडी अलाउ करती है, खामा खींचूँगा नहीं कुछ। अभी तक जो काम किया है सब आपको अच्छा लगता है, सेटिस्फैक्ट्री है? बहुत आई एम वेरी क्या बोलते हैं, मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मैं उस जोन में हूँ कि हाँ, ये उस टाइम की साइकी के हिसाब से, उस टाइम की मेंटल हेल्थ के हिसाब से बढ़िया, ऐसा ही करना चाहिए था मुझे। थैंक यू सो मच भुवन फॉर टॉकिंग टू अस। और जैसे आप इतने हम्बल हैं, इतने ग्राउंडेड हैं, मिलके मतलब हम आज तक आपको वीडियोस के ज़रिए ही जानते थे, लेकिन इन पर्सन मिलके और अच्छा लग रहा है। और उम्मीद करते हैं ढिंडोरा जैसा हर तरफ आपका बज रहा है,
आगे और भी बचता रहे और इससे भी बढ़कर एक प्रोजेक्ट आपको मिले। Thank और you. हम लोग का और पूरी जनता का आपका प्यार हमेशा मिले। थैंक यू सो मच, थैंक यू Thank you भाई। थैंक यू Nice talking थैंक यू थैंक यू।